दक्षिण को बृजमोहन का गढ़ और बीजेपी का गढ़ माना जाता है और आप निर्दलीय खड़े हुए हैं। क्या लगता है कितना जीतने का चांस है आपको? आपकी क्या विजन है? आपको क्यों लगा कि दक्षिण से चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि आप जनसंघ से भी हैं, तो संघ से बगावत क्यों करनी पड़ी? तो आपको बृजमोहन के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ क्या विजन लगा कि क्यों खड़ा होना चाहिए यहाँ पर? प्रत्याशी की बात करें, बृजमोहन भैया की बात मत करें। ऐसा बृजमोहन यहाँ भैया नहीं खड़े हुए हैं और कोई जानना भी नहीं चाहता है। तो ऐसे प्रत्याशियों को क्यों खड़ा किया गया, कि उसको क्यों खड़ा करवाया गया? ऐसा आप में भी यही नाराजगी है? और हाँ, मुझ में भी यही नाराजगी है। जनता क्या कह रहे हैं? जनता के क्या मांगे हैं? जनता के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? एक आध मंत्री तो ऐसे थे कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मंत्री के रूप में रहे हैं। मतलब आप 1 महीने के लिए विधायक रहो, 1 लाख पेंशन। ये बृजमोहन भैया को पेंशन की तो ज़रूरत नहीं है, कि जो ईश्वर साहू साझा से बने हैं तो उनको पेंशन की ज़रूरत है। क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है इस चुनाव में कि पैसे महत्वपूर्ण है। आप जब चुनाव लड़ने का प्लान कर लिए थे उसके बाद कभी बृजमोहन अग्रवाल से आपकी बातचीत हुई? कि अधिकांश प्रत्याशी को तो बृजमोहन अग्रवाल ही खड़ा कर देते हैं, या ऑफर वगैरह मिले होंगे? न मुझे ऑफर मिला, न मैंने अपने आप का ऑफर दिया। दक्षिण विधानसभा की ग्राउंड रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूं। जिस दिन से चुनाव की घोषणा हुई है, दक्षिण का क्या माहौल है, मैं पूरी हर एक खबर आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, लोगों की राय आप तक पहुंचा रहा हूं। आज प्रत्याशी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अखिल भारतीय जनसंघ समर्थित प्रत्याशी हैं, रवि श्रीवास जी हैं, उनसे पूरी बातचीत करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। दक्षिण को बृजमोहन का गढ़ और बीजेपी का गढ़ माना जाता है और आप निर्दलीय खड़े हुए हैं। क्या लगता है कितना जीतने का चांस है आपको? मतदाता सोच ले तो 100% जीतने का चांस है। ये मतदाताओं के ऊपर में है, वहाँ तक पहुँचने के ऊपर में है। और मतदाता सोच ले तो फिर जीत उन मतदाताओं के ऊपर में है। ऐसा आपकी क्या विजन है? आपको क्यों लगा कि दक्षिण से चुनाव लड़ना चाहिए? क्योंकि आप जनसंघ से भी हैं। जी, दक्षिण में अभी उपचुनाव होना है और मुझे लगता है कि वह वर्तमान प्रत्याशियों के प्रति नाराज़गी बहुत ज़्यादा है। तो इस नाराज़गी का परिणाम कहीं कांग्रेस न उठा लें, तो इसलिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के पास में और मतदाताओं के पास में विकल्प नहीं रहेगा, तो मजबूरी हो जाती है, या तो वो घर में बैठ जाएं, वोट डालने के लिए ना जाएं, या फिर मजबूरी में उनको अपोजिट पार्टी को देना पड़े। तो इसलिए मैं वैकल्पिक रूप से अपने आप को प्रस्तुत कर रहा हूं कि मैं भी विकल्प के रूप में हूं, तो और आपके बीच का। तो ये मेरा संदेश है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी और मतदाताओं के लिए भी, तो इसलिए मैं खड़ा हूँ। आप काफ़ी अनुभवी हैं और जनसंघ से संघ से आते हैं, तो संघ से बगावत क्यों करनी पड़ी? क्योंकि बीजेपी यहाँ खड़ी हुई है। बीजेपी संघ से बगावत नहीं, संघ का स्वयंसेवक हूँ, सब नहीं स्वयंसेवक। संघ का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। क्योंकि बीजेपी को संघ का ही वो माना जाता है ना। क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? बीजेपी जो पार्टी है वो संघ को सपोर्ट करती है, ऐसा माना जाता है। संघ, अगर कांग्रेस जो है वो संघ के अनुकूल, उनके विचारों के अनुकूल अगर वो उनके विचार हों, है ना, तो संघ उसका साथ देगा। संघ के भाई संघ हर उस आदमी का साथ देगा जो उनके विचारों के प्रति अनुकूल स्थितियाँ में रहेंगी, उनको विचार को वो समझते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जो है वो संघ के विचारों के अनुकूल है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को सब मेरे अनुकूल जो आदमी रहेगा मैं उनको सपोर्ट करूँगा। यही पद्धति है। नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था कि माना जाता है कि संघ जो है भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, और लेकिन आप हाँ बिल्कुल बिल्कुल कह सकते हो, विचार अनुकूल होने के कारण से भारतीय जनता पार्टी जो है उनके विचारों को ग्रहण करते हैं। ऐसा तो आपको बृजमोहन के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ क्या विजन लगा कि क्यों खड़ा होना चाहिए यहाँ पर? बृजमोहन के खिलाफ तो नहीं लड़ा हम,
क्योंकि बृजमोहन कह रहा है ना प्रत्याशी जो है नहीं, मैं प्रत्याशी, आप प्रत्याशी की बात करें, बृजमोहन भैया की बात मत करें। ऐसा बृजमोहन यहाँ खड़े नहीं खड़े हुए हैं। हाँ, हाँ, बृजमोहन भैया नहीं खड़े हुए हैं यहाँ सुनील पर। सोनी जहाँ जा रहे हैं या हम ग्राउंड पे जब लोगों से बातचीत कर रहे हैं हाँ। तो लोग सुनील सोनी का नाम नहीं ले रहे हैं। हाँ। लोग कहते हैं कि आप किसको वोट दे रहे हैं। हम यदि जनता से बातचीत करते हैं, जनता कहते हैं तो कि ऐसे हम प्रत्याशी को क्यों खड़ा किया गया भैया, जिनको कोई नाम लेना भी नहीं चाहता और कोई जानना भी नहीं चाहता है, तो ऐसे प्रत्याशियों को क्यों खड़ा किया गया? हाँ, हाँ। यही तो नाराजगी है। जो कहीं जा रहा है तो दूसरों के लिए मतलब बृजमोहन भैया के लिए वोट मांगने जा रहे हैं, उस प्रत्याशी के लिए नहीं जा रहे हैं, तो उसको खड़ा क्यों करवाया गया? यही नाराजगी जो है मतदाताओं में है, यही नाराजगी कार्यकर्ताओं में है बीजेपी के, कि उसको क्यों खड़ा करवाया गया। ऐसा आप में भी यही नाराजगी है? और हाँ, मुझ में भी यही नाराजगी है। इसलिए तो मैं विकल्प के रूप में मैं अपने आप को प्रस्तुत किया हूँ कि मतदाता जो हैं वो एक विकल्प के रूप में देखें। यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता जो हैं, वो भी मुझे विकल्प के रूप में देखें। मैं तो उन्हीं का है ना। आप बृजमोहन अग्रवाल जो है यहाँ 35 वर्षों तक विधायक रहे हैं, 8 बार विधानसभा चुनाव यहाँ से उन्होंने जीता है। क्या लगता है आपको बृजमोहन अग्रवाल का जो कार्यकाल था वो कैसा था? ये तो मतदाताओं से आपको पूछना पड़ेगा कि उनका कार्यकाल कैसा था, क्या है ना। हम तो कार्यकर्ताओं से बातचीत कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, आपको क्या लगता है? देखो, कार्यकाल का मतलब ये होता है कि वो 5 साल में क्या क्या कार्य किए, है ना। कभी मानसिक कार्य भी होता है, शारीरिक कार्य भी होता है, भौतिक कार्य भी होता है। इतने लंबे समय तक जुड़े हैं, इतने लंबे समय तक विधायक रहे हैं, तो बहुत सारी खूबियाँ रही होंगी उनमें। यूं ही किसी आदमी को विधायक नहीं बना देते हैं, बहुत सारी खूबियाँ रही होंगी। इसलिए बृजमोहन भैया को यहाँ विधायक के रूप में सब लोग देखते रहे, और यही भी कारण है, बहुत सारी खूबियाँ हैं, इसलिए उनको सांसद के रूप में भी देखें और उनको यहाँ से सांसद बनाकर भी भेजें, तो उनका कार्यकाल अच्छा ही रहा होगा। अभी जनता से मुलाकात हो रही होगी, जनता से बातचीत हो रही होगी, जनता क्या कह रहे हैं, जनता के क्या मांगे हैं, जनता के क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव में? जनता के मुद्दे तो यही हैं कि भैया हमको इस निष्क्रिय जो अभी प्रत्याशी दे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी, तो उनके प्रति नाराज़गी है, हमको ये नहीं चाहिए, ये उनकी मांग है। आप जनता तक कैसे पहुंच पा रहे हैं, जनता को क्या आश्वासन दे रहे हैं? मैंने मांगे रखी है, मैं अपने पम्पलेट्स में छपाया हुआ हूँ। कुछ ये मांगे है कि भारतीय जनसंघ के जो पुरोधा रहे हैं आदरणीय बलराज मधोक जी, उनको भारत रत्न प्रदान किया जाए, यह मेरी प्रमुख मांग है। मेरी एक और मांग है कि प्रत्येक राज्य में विधान परिषद का गठन होना चाहिए। मैंने पूर्व में भी एक इंटरव्यू में कहा था कि विधान परिषद क्यों होना चाहिए, तो विधान परिषद इसलिए होना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार राज्यसभा में अच्छे लोगों को भेजा जाता है, स्पेशलिस्ट लोग को भेजा जाता है, और वहाँ से भी मंत्री बनते हैं, तो विधान परिषद से भी मंत्री और मुख्यमंत्री बनते हैं। तो हमारी मजबूरी नहीं रहती है कि जो चुने हुए लोग हैं वही उन्हीं को मंत्री बनाया जाए। तो विधान परिषद में अच्छे लोग आएंगे, स्पेशलिस्ट लोग आएंगे, विशेषज्ञ, तो उनमें से भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो ये मजबूरी नहीं रहेगी। जैसे पिछले हम सरकार में देखे थे, एक आध मंत्री तो ऐसे थे कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन मंत्री के रूप में रहे हैं। तो ये मजबूरी थी उनकी या कोई और स्ट्रेटजी थी, नहीं मालूम, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे नहीं लगता। ऐसे तो देश में भी रहे हैं, लोकसभा में भी, केंद्र में भी रहे हैं, केंद्र में भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे, मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो रहते हैं। लेकिन मेरे जहाँ तक मेरी मानना है कि भाई अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग आएंगे तो देश को, समाज को कुछ दिशाएं देंगे, इसलिए विधान परिषद का गठन होना चाहिए। तीसरी मांग मैंने रखी है कि देखो, एक सरकारी कर्मचारी जो होता है वो 35 साल तक सरकारी नौकरी के रूप में वो कार्य करते हैं, और उसके बाद में रिटायर होने के बाद में उनको पेंशन के रूप में 40,000, 50,000, 60,000 पेंशन के रूप में राशि मिलती है। सामान्य व्यक्ति और सामान्य नीचे लेवल का व्यक्ति है, कर्मचारी है, तो 20,000, 25,000, 30,000 पेंशन मिलती है। विधायकों को अगर विधायक चुन कर जाते हैं
तो वो जैसे ही सिग्नेचर करते हैं 1 महीने तक भी रहेंगे तो वो 98,000, मतलब मैं छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ, 1 लाख राज्यों की अलग-अलग तकरीबन, हाँ अलग अलग होते हैं, तकरीबन 1 लाख रुपए पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। मतलब आप 1 महीने के लिए विधायक रहो, 1 लाख पेंशन, 35 साल तक आप कर्मचारी रहें, सरकारी कर्मचारी, आपको 40,000, 50,000, 60,000 पेंशन। तो ये जो एक अंतर है वो नहीं होना चाहिए। विधायकों को ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन ग्रुप में मैं ये करता हूँ कि 30,000 रुपये मिलने चाहिए। ज़रूरत ही क्या है? बृजमोहन भैया को मान लो, मैं उदाहरण के तौर पे दे रहा हूँ कि बृजमोहन भैया को पेंशन की तो ज़रूरत नहीं है, राजेश मनोज जी को पेंशन की ज़रूरत नहीं है, अमर अग्रवाल, तो ऐसे के बाद धनाढ़ लोग रहते हैं जिनको पैसा- पेंशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो ईश्वर साहू साझा से बने हैं तो उनको पेंशन की ज़रूरत है, क्योंकि श्रमिक वर्ग से वो विधायक, माननीय विधायक बन गए हैं, लेकिन उनको भी 1 लाख रुपए पेंशन ग्रुप में मिलेगी। सर लेकिन देखा जाता है, जैसे केजरीवाल की हम बात करें, केजरीवाल जब चुनाव लड़ रहे थे उससे पहले बहुत सारी उन्होंने भी ऐसी घोषणाएं की थी, उन्होंने भी वीआईपी कल्चर के खिलाफ अभियान छेड़ा था, लेकिन जब खुद सरकार में आए, जब खुद उनकी सरकार बन गई, तब वो वीआईपी कल्चर चल रहे हैं। देखो भैया, केजरीवाल जी कितने, मैं आपसे पूछता हूँ कितने साल वो, कितने उम्र के थे कि वो मुख्यमंत्री बने? ये मुझे जानकारी नहीं है। शायद मुझसे छोटे हैं, हाँ उम्र में तो छोटे हैं। हाँ अलग अलग लोगों की अलग अलग मंशाएं रहती हैं, नियति रहती है, हाँ। ठीक है। मैं आपको आश्वासन देता हूँ और मुझे लोग जानते हैं कि मैंने पैसों को अहमियत नहीं दी। मुझसे गलती भी हुई है कि मैंने पैसों को अहमियत नहीं दी, ये मेरे जीवन की एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि अब मुझे महसूस हो रहा है इस चुनाव में कि पैसे महत्वपूर्ण है। लेकिन जुदेव जी का वो वाक्य भी मुझे याद आ रहा है कि पैसा खुदा तो नहीं, लेकिन खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो पैसों की अहमियत तो है, लेकिन मैं अहमियत नहीं दे पाया था, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी। कैसी चल रही है तैयारी अभी, क्योंकि 2 दिन बाद अब चुनाव है? तैयारी तो अच्छी चल रही है। 2 दिन बाद में चुनाव होना है, मतदाताओं तक पहुंच जाऊं या मतदाताओं तक मेरी पर्चियाँ, मतलब पम्पलेट्स पहुंच जाए, मतदाताओं तक मेरे कार्यकर्ता पहुंच जाए, या आपके माध्यम से वहां तक मेरा विज़न पहुंच जाए, तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा कि आप लोगों के माध्यम से भी मैं चुनाव प्रचार कर पाया। कितने आश्वस्त हैं आप कि इस बार चुनाव आप निकाल पाएंगे, देखो, या कितने मत मिलने वाले हैं आपको? आश्वस्त और ये नहीं, आदमी तो प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है कि उसको, मैं समझता हूँ कि बृजमोहन भैया भी वो उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया होगा कि वो 68,000 वोट से जीत जाएंगे। चुनाव है, चुनाव में अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आते हैं। भारत में किसी ने नहीं सोचा था कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। कांग्रेस, सभी लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस रिपीट करने वाली है, लेकिन कांग्रेस ने बनाई। तो मुझे भी लगता है कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए, और मैं भगवान से मैं प्रार्थना करूंगा कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आ जाए, ताकि इसी बहाने मेरे इस शहर का, हमर रायपुर शहर का नाम पूरे भारत में लिया जाएगा कि यार एक निर्दलीय भी जीत गया। तो छत्तीसगढ़ के लोग कैसे हैं कि जब पूरे सारे लोग बोल रहे थे कि कांग्रेस रिपीट करने वाली है तो भारतीय जनता पार्टी, अब ये सोच रहे हैं कि यार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है या कांग्रेस जीतने वाली है, तो निर्दलीय जीत के आ गया। तो अनएक्सपेक्टेड, ये मतदाताओं की सोच को कौन जानता है। अभी कांग्रेस से युवा प्रत्याशी हैं और आकाश शर्मा इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या लगता है आकाश शर्मा इस बार जब चुनाव लड़ रहे हैं तो उनका क्या माहौल है? मुझे नहीं मालूम उनका क्या माहौल है, मैं उनके पीछे पीछे नहीं जाता हूँ, तो मुझे मालूम नहीं है। जहाँ तक बैनर पोस्टर्स के सवाल ये हैं, तो गली 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 में भारतीय जनता पार्टी के भी झंडे लगे हुए हैं, तो उनके भी झंडे लगे हुए हैं। माहौल सिर्फ झंडे से नहीं होता है, माहौल तो कार्यकर्ता बनाते हैं,
उसके ड्यूटीज़ मतलब कार्यकर्ता ही बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि उसका क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। ऐसा आप जब चुनाव लड़ने का प्लान कर लिए थे उसके बाद कभी बृजमोहन अग्रवाल से आपकी बातचीत हुई? बृजमोहन भैया से तो मुलाकात और बात नहीं हुई है, अभी तक नहीं हुई है। हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव के बाद में मैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर जाऊंगा। पहले नहीं गए? नहीं, पहले नहीं जा पाया। मैं पहले किसी के पास नहीं गया। हाँ हाँ। पहले मैं सिर्फ भगवान के पास गया, मंदिरों में, क्योंकि आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। निर्दलीय प्रत्याशियों को कहा जाता है कि ये वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं, वोट काटने के लिए निर्दलीय प्रत्याशी खड़े हुए हैं। और ये जब दक्षिण की बात होती है तो दक्षिण में कहा जाता है कि अधिकांश प्रत्याशी को तो बृजमोहन अग्रवाल ही खड़ा कर देते हैं। तो ये वो अलग किस्म के वो लोग रहते हैं, वो आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि इनको खड़ा किया गया। और मेरे को खड़ा करने से उनका तो कोई हित साधता नहीं है ना। मेरे खड़े होने से उनका तो हित सद नहीं रहा है। वो खड़े करवाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, या खड़े होने वाले बहुत सारे, वो भी मैनेजमेंट का एक पार्ट है। ऐसा अभी हमने एक प्रत्याशी से बात किया था, उन्होंने कहा था कि हमें धमकियां मिलती है, धमकी भी मिल रही थी। आपको इस प्रकार से बैठने के लिए कहा गया हो या धमकी मिली हो कोई? नहीं, न मुझे किसी ने खड़े होने के लिए कहा और न मुझे किसी ने बैठने के लिए कहा। या ऑफर वगैरह मिले होंगे? न मुझे ऑफर मिला, न मैंने अपने आप का ऑफर दिया। मैंने किसी को ऑफर दिया। दक्षिण की जनता के लिए क्या कहेंगे आप? दक्षिण की जनता से, मतदाताओं से मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि अगर चुनाव में आपको परिवर्तन चाहिए तो घर से निकलिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आम चुनाव में पढ़े लिखे लोग नहीं निकलते हैं, जिसके कारण से हमको कई बार एक अप्रत्याशित चेहरे को चुनना पड़ता है। ऐसा हो गया है कि जो बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, ये जो प्रलोभन में आ जाते हैं, उनके कारण से सरकारें बनती है, बिगड़ती है, या कोई अप्रत्याशित चेहरा चुन कर आता है। मेरा आप लोगों से करबद्ध निवेदन है, आप घर से निकलिए, मतदान कीजिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपको समझाने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपके इसमें तो दिमाग में है ही कि किसको देना है, नहीं देना है। मैं एक विकल्प के रूप में आपके सामने हूँ। मैं कितनी सेवा कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, ये तो जज आपको ही करना है। मैं सिर्फ आपसे निवेदन करता हूँ कि मैं आपके सामने में विकल्प के रूप में प्रस्तुत हूँ। अग्रिम शुभकामनाएं आपको बहुत बहुत। तो हम रवि श्रीवास जी से बातचीत कर रहे थे, डॉक्टर रवि श्रीवास जी से, दक्षिण में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए। पूरी बातचीत आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दक्षिण का जब तक चुनाव होता है तब तक मैं आपको दक्षिण का हर एक अपडेट देने का प्रयास करता रहूँगा।